फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है चार बच्चे होने के बाद भी माता पिता वृद्धा आश्रम में। सुबोध इनकम टैक्स में कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी सुप्रिया हाउसवाइफ थी। उनका एक ही बेटा था वरुण, जिसे पति पत्नी ने पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। सुबोध और सुप्रिया को वरुण की शादी की चिंता थी। सुबोध, अब हमें जल्दी से जल्दी वरुण की शादी कर देनी चाहिए। 2 साल हो गए उसे पढ़ाई खत्म किए। वक्त पर सब होना ही उचित रहता है, सुप्रिया ने कहा। सुप्रिया की बात सुन सुबोध बोले, हाँ सुप्रिया, मुझे भी बहुत जल्दी है, लेकिन शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं। लड़की ढूंढना ही आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। तुम ठीक कहते हो सुबोध, एक अच्छी लड़की जो परिवार को साथ लेकर चले। कैसे किसी का स्वभाव पता चल सकता है। शादी तो ऐसे ही करनी पड़ती है, असलियत बाद में ही पता चलती है। अरे सुप्रिया, आज खाने की टेबल पर रात में हम वरुण से बात करेंगे। सुप्रिया ने भी हामी भर दी। रात को खाना खाते वक्त सुप्रिया ने वरुण से कहा, वरुण, अब तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, वरना हम ढूंढना शुरू करें। क्या माँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी वक्त है, कहकर वरुण ने बात को टाल दिया। लेकिन अरुण अब अपनी माँ से अकेले में मिलने का मौका तलाश कर रहा था। पिता के इधर उधर जाते ही वरुण ने अपनी माँ को पीछे से आकर चिपका लिया और बड़े ही प्यार से बोला, माँ। वरुण कुछ बोले उससे पहले ही सुप्रिया समझ गई। क्या वरुण, तुमने कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यही कहने वाला हूँ? वरुण ने कहा। अरे माँ हूँ बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं टेबल पर ही समझ गई थी और तुम सुबोध की वजह से कह नहीं पा रहे थे। लेकिन बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिता कभी भी ना नहीं कहेंगे। सुप्रिया ने रात को ही सुबोध को कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सुबोध ने कहा, लड़की का नाम क्या है? और मुस्कुरा दिए। अरे सुबोध, अभी लड़की का नाम तो मैंने भी नहीं पूछा, पर तुम्हारी तरफ से हाँ है ना सुबोध? अरे पगली, यदि लड़की और परिवार अच्छा हो तो परेशानी की कोई बात ही नहीं, और मुझे उम्मीद है वरुण ने इस बात का पूरा ध्यान रखा होगा। सुबह चाय के वक्त सुबोध ने ही बात शुरू करी। वरुण, लड़की का क्या नाम है, क्या करती है, परिवार कैसा है, सब बताओ। जी पापा, उसका नाम रश्मि है। वह 2 भाई बहन हैं। पिता सेल टैक्स में थे, अब सेवानिवृत्त हैं, और माँ हाउसवाइफ है। आपसे मिलवाने के लिए मैं आज ही रश्मि को लेकर आऊँगा। वह मेरे ऑफिस में मेरे समकक्ष ही काम करती है। शाम होते ही वरुण रश्मि को मिलवाने ले आया। रश्मि ने आते ही सुबोध और सुप्रिया के झुककर पाँव छुए और उनके पास बैठकर उनसे बहुत देर तक बातें करती रही। रश्मि के जाने के बाद सुप्रिया बोली, सुबोध, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी? सुबोध ने कहा, चलो कल उसके माता पिता से मिल आते हैं। सुप्रिया की खुशी का ठिकाना ना रहा और फिर रश्मि के माता पिता से मिलकर विवाह तय हो गया और कुछ ही दिन में वरुण और रश्मि जीवन भर के गठबंधन में बंध गए। कुछ दिन बहुत खुशी से बीते। फिर एक दिन अचानक वरुण को उसकी कंपनी ने विदेश भेजने का निर्णय ले लिया। रश्मि बहुत अच्छी लड़की थी। वह बड़े ही प्यार से सुप्रिया और सुबोध के साथ रहती थी। वरुण के विदेश जाने का सुनकर वह चिंताग्रस्त हो गई। तभी सुप्रिया ने उसे समझाया, रश्मि, चिंता क्यों करती हो? अभी तो हम दोनों एकदम स्वस्थ हैं। वरुण की तरक्की हो रही है, यह तो हम सभी के लिए खुशियों भरे पल हैं। रश्मि ने कहा, माँ, मुझे आपकी और पापा की चिंता है। आप दोनों अकेले हो जाओगे, उम्र भी तो बढ़ रही है। कोई बात नहीं रश्मि, तुम जाने की तैयारी करो, सुप्रिया बोली। अब अरुण और रश्मि दोनों ही अमेरिका चले गए। वहाँ से हर रोज उनका फ़ोन आता रहता था। सुप्रिया और सुबोध ने उन्हें भेज तो दिया, लेकिन दोनों उदास हो गए। किंतु बेटे की उज्जवल भविष्य की चाहत तो हर माता पिता को होती है।
वरुण हमेशा उन्हें अपने पास बुलाने की जिद करता रहता था। अब तक सुबोध भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। कुछ दिनों के लिए सुबोध और सुप्रिया वरुण के पास अमेरिका चले गए। 6 महीने वहाँ रहे। रश्मि और वरुण ने उनका बेहद ख्याल रखा, किंतु उन्हें वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ अपना घर, अपने मित्र उन्हें बहुत याद आते थे। वरुण और रश्मि दिन भर ऑफिस में रहते, अतः सुप्रिया और सुबोध को अकेले ही वक्त गुजारना होता था। 6 महीने बीत गए और सुप्रिया तथा सुबोध वापस अपने देश आ गए। वक्त गुजरता रहा। वरुण 2 साल में एक बार ही आ पाता था। वह हमेशा अपने माता पिता को साथ ले जाने के लिए पीछे पड़ा रहता था। पापा चलो ना, अब आप लोग हमारे साथ ही रहा करो, उम्र भी हो रही है आप दोनों की। सुबोध कुछ न कुछ कहकर टाल जाते थे। अब सुप्रिया और सुबोध कमज़ोर हो चले थे। उम्र का ढलना तो जारी ही था। एक दिन सुबोध ने सुप्रिया को वृद्धा आश्रम के बारे बताया और कहा वहाँ बहुत अच्छी देख रेख होती है, ऐसा मैंने सुन रखा है। फिर कुछ दिन बाद सुबोध ने डरते डरते सुप्रिया से कहा, सुप्रिया चलो हम वृद्धा आश्रम में रहने चलते हैं। पहले तो सुप्रिया गुस्सा हो गई, लेकिन सुबोध के समझाने पर मान भी गई। सुबोध ने कहा, देखो सुप्रिया, वहाँ रहेंगे तो वरुण और रश्मि को भी हमारी चिंता कम हो जाएगी। वह कितना डरते हैं हमारे लिए और कितना सोचते हैं हमारे बारे में। सुप्रिया के हाँ कहने पर वह दोनों वृद्धा आश्रम में रहने चले गए और उन्हें सबके बीच वहाँ अच्छा भी लगने लगा। सुप्रिया के बाजू वाले कमरे में विष्णु और शोभना नाम के पति पत्नी रहते थे। आजू बाजू में कमरा होने के कारण उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। सुप्रिया और शोभना तो अच्छी दोस्त बन गई थी। शोभना की उदासी देखकर अक्सर सुप्रिया पूछती रहती थी, शोभना तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम यहाँ रहने क्यों आए हो? लेकिन शोभना अक्सर यह कहकर टाल देती, सुप्रिया हमारी संतान नहीं है। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सुप्रिया ने शोभना को रोते हुए देख लिया। वह शोभना के कमरे में आई तो शोभना उसे देखकर चुप हो गई। सुप्रिया को देखकर शोभना के पति ने कहा, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करो और मैं सुबोध जी के पास जाता हूँ। जाते जाते विष्णु ने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया जी जरा शोभना को समझाइए, हर वक्त बच्चों की याद करके रोती रहती है। इतना सुनकर सुप्रिया ने हैरान होकर शोभना की तरफ देखा। शोभना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या करती सुप्रिया, तुमसे यह कहती कि 4 बच्चों की माँ होकर भी आज हम वृद्धा आश्रम में पड़े हैं। इतना कहकर शोभना सुप्रिया से लिपटकर रोने लगी। सुप्रिया ने उसे सांत्वना देते हुए समझाया और फिर उसके बारे में सब जानना चाहा। तब शोभना ने अपनी कहानी बताना शुरू की। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। सबकी शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा अर्थ है, उसकी पत्नी मौसमी है। दोनों की शादी के बाद वह दोनों अपनी नौकरी के चलते सिडनी ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहीं सेटल हो गए। मौसमी एक अच्छी लड़की है। वह जब तक हमारे साथ थी बहुत ही अच्छे से रही। दूसरा बेटा पार्थ है, उसकी शादी दिव्यानी से हुई। वह दोनों इसी शहर में रहते हैं, किंतु दिव्यानी ने कभी भी हमें अपना समझा ही नहीं। आते ही घर में लड़ना झगड़ना, गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। शुरू में पार्थ उसे समझाता था, लेकिन वक्त के साथ पार्थ धीरे धीरे पूरा दिव्यानी की ही तरह बोलने लगा और फिर उन दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। बीच में ही सुप्रिया ने पूछ लिया, तो क्या अलग रहकर तुम्हारे पास आना जाना भी बंद कर दिया? शोभना ने कहा, वह दोनों घर से ऐसे गए कि पलट कर भी नहीं देखा। तीसरी हमारी बेटी नित्या है, उसकी शादी गौतम नाम के लड़के से करी है। वह पूरा परिवार लंदन में ही रहता है। नित्या अपने परिवार में काफ़ी खुश है, हमें फ़ोन करती रहती है। हमारा सबसे छोटा बेटा कृतार्थ है, उसने लव मैरिज की है। उसकी पत्नी मालविका बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है। कुछ देर रुकने के बाद शोभना ने आगे बोलना शुरू किया। जब कृतार्थ ने हमें इस शादी के लिए पूछा तो हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, इतने बड़े घर की लड़की हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में कैसे रह पाएगी।
लेकिन बेटे के प्यार के आगे हमें झुकना पड़ा और हमने कृतार्थ की शादी शहर से फिर मालविका से कर दी। शादी बहुत ही धूमधाम से ही हुई। बहुत ही रईस लोग मालविका की तरफ से शादी में शामिल हुए थे। फिर क्या हुआ था, शोभना सुप्रिया ने बीच में ही उसे टोक दिया। सुप्रिया की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई थी। शोभना का गला भर आया था। उसने स्वयं को संभाला, फिर बताया, सुप्रिया, शादी के बाद 4-5 दिन हम सब साथ रहे। बड़े घर की लड़की थी, इसलिए हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही उसका ख्याल रखा। उसे कोई भी तकलीफ ना हो, अशुभता ना हो। वह भी हमारे साथ काफ़ी अच्छे से ही रही। उसके बाद वह अपने मायके वापस चली गई। 1 हफ्ते बाद हमने कृतार्थ से कहा, जाओ बेटा, मालविका को अब ले आओ। जी माँ, कृतार्थ ने जवाब दिया। उसी शाम कृतार्थ मालविका को लेने उसके घर पहुंच गया। 3-4 दिन हो गए तब विष्णु ने फ़ोन लगाया, तुम लोग वापस कब आ रहे हो? बस पापा, 2-3 दिन और लगेंगे। यहाँ सब बड़ी जिद कर रहे हैं, इसलिए मैं रुक गया। आप फिक्र मत करो, कृतार्थ ने कहा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रह लो। किंतु फिर 8 दिन निकल गए, लेकिन वह लोग वापस नहीं आए। फिर सुप्रिया जी, मुझे डर लगने लगा। तब मैंने कृतार्थ को फ़ोन लगाया। कृतार्थ, कितने दिन हो गए, कब आओगे? इतने दिन किसी के घर रहना अच्छा लगता है क्या? चलो अब वापस आ जाओ। इतना कहकर सुप्रिया जी, मैंने गुस्से में फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन ही सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ी गाड़ी घर के सामने आकर खड़ी हुई। हम दोनों ने खिड़की में से देखा। ड्राइवर ने उतरकर जब दरवाज़ा खोला तब कार में से मालविका और कृतार्थ बाहर निकले। ड्राइवर ने फिर कार में से 2 बड़े डिब्बे उपहार के अपने हाथ में लिए और उनके साथ अंदर की तरफ आने के लिए आगे बढ़ा। कृतार्थ और मालविका को देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तभी विष्णु ने कहा, शोभना, देखो, तुमने कल नाहक ही गुस्सा किया था, देखो हमारे बच्चे आ गए। आते ही कृतार्थ ने हमें गले लगाया और मालविका को भी मैंने अपने गले से लगाया। हम सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कृतार्थ ने बोला, माँ, आज मेरी पसंद का खाना बनाना। मैंने कृतार्थ से बोला, आज मैं तुम दोनों की पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मालका बेटा, तुम्हें क्या पसंद है, मुझे बताओ। फिर मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। मालविका ने भी आकर मेरा हाथ बटाया। तब तक लगभग 1 बज गया था। फिर हम सब साथ ही खाना खाने बैठ गए और हंसी मजाक करते करते कैसे शाम के 5 बज गए पता ही नहीं चला। शाम को 5 बजे मालविका और कृतार्थ उठकर खड़े हो गए और जाने के लिए कहने लगे। सुप्रिया, मैं और विष्णु तो अवोक ही गए। फिर अपने आप को संभालते हुए विष्णु ने कहा, कृतार्थ, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कृतार्थ कुछ बोले उसके पहले मालविका ने कहा, माँ, पापा, मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ और लाखों करोड़ों का कारोबार है। पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए कृतार्थ को ही पूरा बिजनेस संभालना होगा। माँ, पापा, आप पार्थ भैया के साथ क्यों नहीं रहते? थोड़ा थोड़ा सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। आपके पास तो पार्थ भैया भी हैं, लेकिन मेरे पापा तो अकेले हैं। सुप्रिया बीच में बोल उठी, लेकिन शोभना, कृतार्थ ने कुछ नहीं बोला। वह चुप कैसे रह सकता था? यह तो घर जमाई बनने की बात ही हो गई ना। फिर क्या हुआ शोभना? फिर हम दोनों उम्मीद भरी नज़र से कृतार्थ की तरफ देखते रहे, लेकिन वह हमसे नज़र ही नहीं मिला पाया। देखते ही देखते वह दोनों बाहर निकल गए और बड़ी सी कार में हम उन्हें जाते हुए देखते रह गए। शोभना, तुम्हें कृतार्थ को रोकना चाहिए था, सुप्रिया ने कहा। नहीं सुप्रिया, किसी के भी साथ ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं लगता। कुछ दिनों तक हम दोनों अपने उसी घर में रहे। कृतार्थ कभी कभी मिलने आता था, लेकिन उसके ऊपर कार का भार कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फिर एक दिन विष्णु ने अचानक ही निर्णय ले लिया कि हम दोनों वृद्धाश्रम में रहेंगे और वहाँ बहुत लोग होंगे तो आराम से वक्त गुजर जाएगा। देख रेख भी वहाँ अच्छी होती है। मैं इनकार ना कर सकी और 4 बच्चों के होते हुए भी परिस्थितियों वश हम वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। सुप्रिया, गलती तो बच्चों की भी नहीं थी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थी।
अर्थ तो हमें अपने साथ ही रखना चाहता था, किंतु हम ही अपना देश छोड़कर नहीं गए। सुप्रिया ने शोभना को गले से लगाते हुए कहा, वाह शोभना, फिर भी अपनी ही गलती निकाल रही हो। कोई बात नहीं, यहाँ हम है ना, हम सब विध मिलकर खूब प्यार से रहेंगे। उसी दिन शाम को वह चारों पास के बगीचे में घूमने गए। उन्हें वहाँ एक बुजुर्ग संपत्ति मिले। आपस में बातचीत शुरू हुई। श्री राम करीब 75 वर्ष के थे और उनकी पत्नी श्रद्धा 73 वर्ष की थी। श्री राम ने विष्णु और सुबोध से किसी अच्छे वृद्धाश्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने उन्हें अपने ही वृद्धाश्रम का पता बता दिया। सुप्रिया ने जिज्ञासावश पूछ लिया, आपके कितने बच्चे हैं? तब श्री राम और वृद्धा एक साथ बोल उठे, अरे अगर बच्चे होते तो हम वृद्धाश्रम में क्यों जाते, उनके साथ ही न रहते। लेकिन भगवान ने हमें निसंतान ही रखा है, इसलिए वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। तब सुप्रिया, सुबोध, विष्णु और शोभना एक दूसरे का मुंह देखते रहे और एक सन्नाटा सा छा गया। जरूरी नहीं दोस्तों हमारे बच्चे हों तो हम अच्छे घर में रहें और बच्चे ना हो तो हम वृद्धाश्रम में। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें बाद में फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए।